हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 में आपके बायोलॉजी विषय में जो हमारा परिवार नियोजन वाला टॉपिक चलता है, इस समय चल रहा है, उस टॉपिक में आप लोगों ने अभी तक परिवार को नियोजित करने की कुछ विधियां थी। उसमें आप लोगों ने अस्थायी विधियां पढ़ी हैं, जो कि संख्या में 4-5 प्रमुख विधियों के बारे में आपने पढ़ा है। तो उसी क्रम में आज हम परिवार नियोजन की स्थायी विधियों के बारे में पढ़ते हैं कि स्थायी विधियों को अपना करके किस प्रकार से परिवार को नियोजित किया जा सकता है। तो आइए देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं परिवार नियोजन की स्थायी विधियां, जो कि आप अस्थायी विधियों के बाद हम स्थायी विधियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि परमानेंट विधियां क्या होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले पुरुष तथा महिलाएं शल्य चिकित्सा द्वारा गर्भधारण की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। यानी कि स्थायी विधियों में क्या है कि शल्य चिकित्सा द्वारा, यानी पुरुष और महिलाएं किसी ऑपरेशन द्वारा, शल्य चिकित्सा से तात्पर्य है ऑपरेशन द्वारा, यानी किसी कुशल चिकित्सक की सहायता से इन विधियों को अपना करके गर्भधारण की संभावना को समाप्त कर सकते हैं। पुरुषों में इसे नसबंदी तथा महिलाओं में नलबंदी कहते हैं। यानी पुरुषों में जो ये विधियां हैं, यानी यह जो विधि है इसको नसबंदी और महिलाओं में इसको जो है नलबंदी कहा जाता है। और ये विधियां जो है स्थायी विधियां हैं और इन विधियों को किसी कुशल चिकित्सक की सहायता से ऑपरेशन द्वारा पूर्ण रूप से प्रभावी तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है और इसके द्वारा गर्भधारण की संभावना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो देखिए, आपसे पूछा जाता है कि परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कितनी हैं, तो आप बताओगे परिवार नियोजन की स्थायी विधियां 2 हैं, जिसमें नलबंदी और नसबंदी। ठीक है, तो सबसे पहले हम नसबंदी देखते हैं। देखिए, पहला है नसबंदी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वैसेक्टॉमी। और ये नसबंदी जो है ये पुरुषों में प्रयोग की जाती है। क्या होती है नसबंदी, आगे देखिए। इस विधि में शल्य क्रिया द्वारा पुरुषों की शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि आप लोगों ने अभी तक पुरुषों के नरजननांगों के बारे में पढ़ा है कि पुरुषों में नरजननांग कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा है मुख्य जननांग, वृषण, और सहायक जननांग में आपने पढ़ा है शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, शेषन, और सहायक ग्रंथियों में भी आपने इसी प्रकार से पढ़ा है। तो सबसे पहले हम चित्र में देखते हैं कि ये यहाँ पर पुरुष के नरजननांग बनाए गए हैं, पुरुष के नरजननांग हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले शिश्न बनाया गया है। ये वो अंग है जिसके द्वारा पुरुष वीर्य का निष्कासन तथा मूत्र का उत्सर्जन करता है। यानी मूत्र और वीर्य शिश्न के मार्ग से ही बाहर आते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पुरुषों में वृषण बनाए गए हैं, जिसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। आपने पढ़े हैं सभी जननांग और उनके कार्यों के बारे में भी। तो पुरुषों का कार्य आपने पढ़ा था कि पुरुषों में वृषण जो है वो मनुष्यों में 2 उपस्थित होते हैं संख्या में, और जोड़ी में 1 जोड़ी, तथा इनका कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। यानी पुरुषों में वृषण नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण करते हैं, और इन्हीं वृषणों से जुड़ी हुई शुक्रवाहिनी निकल करके आगे जाती है, जो मूत्र मार्ग से जुड़ करके मूत्र का, यानी जो है वीर्य का निष्कासन करती है। तो इन्हीं
जो वृषण है ये पुरुष के दाएं और बाएं, शिश्न के दाएं और बाएं दोनों हिस्से में स्थित होते हैं, दोनों तरफ स्थित होते हैं और दोनों ही वृषणों से शुक्रवाहिनी निकल करके जो है मूत्र मार्ग से जाकर के जुड़ती है। तो इसमें आपने पहली लाइन पढ़ी कि इस विधि में शल्य क्रिया द्वारा पुरुषों की शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। शल्य क्रिया यानी किसी ऑपरेशन द्वारा, वो भी किसी कुशल चिकित्सक की सहायता से पुरुषों की जो शुक्रवाहिनी है इसको काट करके बांध दिया जाता है। यानी आप देख पा रहे हैं ये शुक्रवाहिनी और नीचे काटी एवं बांधी गई, यानी वृषण से निकली हुई जो शुक्रवाहिनी है इसको बीच में जो है काटा जाता है और काट करके मोड़ कर किसी थ्रेड से, धागे से बांध दिया जाता है। यानी कि शुक्रवाहिनी का ऑपरेशन करके इसका मार्ग अवरोध कर दिया जाता है, मार्ग को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण वृषण में निर्मित शुक्राणु या नर युग्मक आगे नहीं बढ़ पाते हैं, यानी शुक्रवाहिनी से होते हुए मूत्र मार्ग से बाहर निष्कासित नहीं हो पाते हैं। जब नर में उत्पन्न या नर में बने नर युग्मक शुक्रवाहिनी का मार्ग अवरोध होने के कारण बाहर निष्कासित नहीं हो पाते हैं, तो मादा युग्मक के साथ नर युग्मक का संलयन नहीं हो पाता है, जिसके कारण निषेचन की क्रिया भी नहीं हो पाती है और निषेचन की क्रिया ना हो पाने के कारण स्त्री में गर्भधारण भी नहीं हो पाता है। तो वही आप पहली पॉइंट पढ़ रहे हैं कि शल्य क्रिया द्वारा पुरुषों की शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं। तो यानी वृषण से जुड़ी हुई शुक्रवाहिनी दोनों तरफ काट करके बांध दी जाती है, यानी कि नस का बंधन कर दिया जाता है, यानी शुक्रवाहिनी जो नस है उसको काट करके बांध दिया जाता है, मार्ग को रोक दिया जाता है, जिससे वृषण में निर्मित शुक्राणु शुक्रवाहिनी से होते हुए मूत्र के मार्ग से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और वही लिखा है जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं, यानी जब मूत्र मार्ग से शुक्राणु बाहर नहीं आ पाएंगे तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। क्योंकि आपने पढ़ा है कि निषेचन की क्रिया में जब नर युग्मक मादा युग्मक की केंद्रक से आपस में संलयन करता है तो संलयन करके यानी क्या बनता है, युग्मनस का निर्माण होता है, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है और वही युग्मनस भ्रूण में परिवर्तित होता है और भ्रूण से पूर्ण विकसित शिशु का जन्म होता है। ऐसा आपने पढ़ा है। तो आगे देखिए, पुरुषों में शुक्रवाहिनी के ऑपरेशन से निषेचन क्रिया को रोका जा सकता है, यानी जब इस शुक्रवाहिनी में ऑपरेशन कर दिया जाता है जिससे शुक्राणुओं का गमन होना है, वो शुक्रवाहिनी काट करके बंधी हुई है, उसका मार्ग अवरोध है, जिसके कारण शुक्राणु आगे नहीं बढ़ पाते हैं और इस प्रकार से निषेचन की क्रिया को रोका जा सकता है। यह अत्यंत सरल ऑपरेशन है जो कभी भी कराया जा सकता है, यानी कि ये जो पुरुषों में नसबंदी का ऑपरेशन है ये बहुत ही सरल और आसान है। इसको कराने के लिए किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं है और इसको कराने से पूर्ण रूप से ये स्थायी ऑपरेशन है और जिससे गर्भधारण जो है वो पूर्ण रूप से इसकी संभावना को कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है, यानी गर्भधारण की संभावना को पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है इस ऑपरेशन के द्वारा। तो जैसा आप समझ पाए पुरुषों में नसबंदी क्या होती है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि पुरुषों में शुक्रवाहिनी को काट कर बांध देने से शुक्रवाहिनी का मार्ग अवरोध कर दिया जाता है, जिससे पुरुषों के वृषण में निर्मित नर युग्मक या शुक्राणु शुक्रवाहिनी के मार्ग अवरोध होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु का यानी संलयन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है और स्त्री गर्भधारण नहीं कर पाती है। तो ये थी पुरुषों में नसबंदी। इस प्रकार से नसबंदी को अपना करके परिवार को नियोजित किया जा सकता है, परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित किया जा सकता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अब हम परिवार नियोजन की दूसरी स्थायी विधि देखते हैं जो कि महिलाओं में प्रयोग की जाती है, जिसको कहा जाता है नलबंदी और इंग्लिश में इसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं किताबों में
महिला की नसबंदी लिखा होता है, जिस प्रकार से पुरुषों की नसबंदी लिखा होता है उसी प्रकार से महिला की नसबंदी लिखा होता है। तो उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वही चीज है जिससे हम नलबंदी, इसके विशेष तौर पर नलबंदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नली को काट करके बांध दिया जाता है। जिस प्रकार से पुरुषों में शुक्रवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है, उसी प्रकार से महिलाओं में इसमें नली यानी कि नलिका को काट करके बांधा जाता है, इसलिए इसे नलबंदी और महिला का ऑपरेशन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ महिला की नसबंदी भी आपको कहीं कहीं लिखा मिल सकता है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं किस प्रकार से महिलाओं में नलबंदी होती है। ये विधि पूर्ण तथा स्थायी विधि है। जैसा कि आप पढ़ ही रहे हो कि परिवार नियोजन की स्थायी विधियां, तो ये कैसी विधि है? पूर्ण और स्थायी विधि है। पूर्ण से तात्पर्य है कि इस विधि का प्रयोग करने से गर्भ धारण की संभावना समाप्त हो जाती है, यानी गर्भ धारण नहीं कर पाएगी स्त्री अगर इस प्रकार का ऑपरेशन करवाती है तो इसलिए ये विधि जो है पूर्ण और स्थायी विधि है। और देखिए इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में स्त्रियों की अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु अंडवाहिनी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं तथा निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है और गर्भधारण नहीं होता है। तो इस विधि को समझने से पहले सबसे पहले हम स्त्री के जो जननांग हैं उनके बारे में, यानी मादा के जननांग हैं उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। लेकिन आप इसके पहले पढ़ चुके हो, हालांकि फिर भी यहाँ पर हम इसको समझते हैं दोबारा। देखिए सबसे पहले जो नीचे का हिस्सा है इसे योनि, इंग्लिश में वैजाइना कहते हैं। इस मार्ग से क्या होता है कि पुरुष के द्वारा स्त्री शुक्राणुओं या नर युग्मक को ग्रहण करती है। इसके अतिरिक्त स्त्रियां जो है मूत्र का उत्सर्जन करती हैं। और इसी के ऊपर का जो हिस्सा है उसे गर्भाशय यानी कि यूट्रस कहते हैं। गर्भाशय में गर्भ का धारण होता है, जिसे सामान्य भाषा में बच्चादानी भी कहा जाता है। और इसी गर्भाशय से दाएं और बाएं दोनों हिस्सों में एक अंडवाहिनी निकल करके यानी कि नली के रूप में निकल करके संरचना जाती है। और उस नली की संरचना के अंत बिंदु पर एक झालर जैसी संरचनाएं बनी होती हैं, जिन्हें फिम्बरी कहा जाता है। और इन झालर जैसी संरचनाओं से एक एक अंडाशय यानी कि ओवरी जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से जो महिलाएं हैं उसमें जो मुख्य जननांग होता है वो अंडाशय होता है। और महिलाओं में अंडाशयों की संख्या 2 होती है, जोड़ी में 1 जोड़ी होते हैं अंडाशय। अंडाशय का कार्य होता है अंडे का निर्माण करना, यानी कि अंडाणु या मादा युग्मक का निर्माण करना। तो आप इसी अंडाशय से जुड़ी हुई अंडवाहिनी देख पा रहे हैं, जो कि पुरुषों में यानी जो कि महिलाओं में दाएं और बाएं दोनों ही दिशाओं में ये अंडवाहिनी उपस्थित होती हैं। अंडवाहिनी की भी संख्या 2 होती है। इसी अंडवाहिनी को जो है फैलोपियन नलिका कहा जाता है। तो ये नली जैसी संरचना है। तो इसमें क्या होता है, आप पहली लाइन देखिए, स्त्रियों की अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। जिस प्रकार से पुरुषों में शुक्रवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है, उसी प्रकार से महिलाओं में अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है। अब पुरुषों में तो शुक्रवाहिनी का कार्य आप समझ पा रहे थे कि वृषण से निर्मित शुक्राणु को मार्ग प्रदान करती है। उसी प्रकार से अंडाशय में निर्मित अंडा जो होता है वो अंडवाहिनी से होता हुआ गर्भाशय तक पहुंचता है। आपने पढ़ा है कि महिलाओं में अंडाशय में प्रतिमाह 1 अंडा मोचित होता है, यानी कि 1 अंडाणु का निर्माण होता है। और वही अंडाणु इस अंडवाहिनी के मार्ग से होता हुआ गर्भाशय तक जाता है। और पुरुषों द्वारा निष्कासित किए गए शुक्राणु या नर युग्मक को जब स्त्री वैजाइना के मार्ग से ग्रहण करती है और वो शुक्राणु अंडवाहिनी में पहुंचता है, स्त्री के अंडाशय में निर्मित अंडाणु और पुरुषों से आया हुआ शुक्राणु जब दोनों ही संलयन करते हैं, जिससे क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन की क्रिया द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, जो कि गर्भाशय में रोपित होता है। ये आपने पीछे पढ़ा है। तो जब अंडवाहिनी काट करके बांध दी गई है, नलिका का मार्ग अवरोध कर दिया गया है, तो अंडवाहिनी में जो अंडाणु है वो अंडवाहिनी तक तो पहुंचता है, परंतु अंडवाहिनी से आगे नहीं पहुंच पाता है। अंडवाहिनी से आगे ना पहुंच पाने के कारण निषेचन की क्रिया
नहीं होती है और स्त्री गर्भधारण नहीं कर पाती है। तो महिलाओं में इसे नलबंदी कहते हैं, क्योंकि ये जो अंडवाहिनी है ये नली के रूप में है और ये नली काट करके बांध दी गई है, इसका मार्ग अवरोध कर दिया गया है। इस कारण से महिलाओं में जो है निषेचन नहीं होता है और निषेचन ना हो पाने के कारण गर्भधारण की क्रिया रुक जाती है। आप समझ पाए? फिर एक बार देख लेते हैं कि महिलाओं के जो अंडाशय हैं, इन अंडाशयों में अंडे का निर्माण होता है। प्रतिमाह एक ही अंडा मोचित होता है और वो अंडा इस अंडवाहिनी के मार्ग से होता हुआ गर्भाशय में पहुंचता है, यूट्रस में पहुंचता है। परंतु जब किसी कुशल चिकित्सक के द्वारा अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है, ऑपरेशन कर दिया जाता है अंडवाहिनी का, तो अंडवाहिनी से अंडाणु जो है वो आगे नहीं पहुंच पाता है और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। यानी अंडवाहिनी का मार्ग बंद है, जिस कारण से अंडाणु आगे नहीं पहुंच पा रहा है और वैजाइना से आया हुआ जो नर युग्मक है या शुक्राणु है वो भी अंडवाहिनी के बंद होने के कारण गर्भाशय के यानी इस हिस्से के आगे नहीं पहुंच पाता है। तो दोनों, इधर अंडाणु रहता है, उधर शुक्राणु रहता है, तो अंडाणु और शुक्राणु दोनों का संलयन नहीं हो पाता है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि निषेचन की क्रिया में जब नर युग्मक यानी नर शुक्राणु या मादा नर शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु दोनों के केंद्रक आपस में संलयन करते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया होती है और द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। यही द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट जो है भ्रूण में परिवर्तित होता है और भ्रूण से ही पूर्ण विकसित शिशु का जन्म होता है, ऐसा आपने पढ़ा है। परंतु जब यहाँ पर निषेचन की क्रिया ही नहीं पूर्ण हो पा रही है तो स्त्री गर्भधारण कैसे करेगी, यानी भ्रूण का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्त्रियों में भी ऑपरेशन करके जो है नलबंदी की क्रिया की जा सकती है। ऑपरेशन द्वारा जो है निषेचन की क्रिया को पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है, जिससे गर्भधारण की संभावना भी पूर्ण तरीके से समाप्त हो सकती है। तो जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए, परिवार को नियोजित करने के लिए जो है परिवार नियोजन की स्थायी विधियां पुरुष की नसबंदी, महिला की नसबंदी को अपना करके जो है परिवार को, परिवार की संख्या को, परिवार के सदस्यों की संख्या को कम किया जा सकता है। जो कि आपसे इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कितनी हैं, तो आप बताओगे परिवार नियोजन की स्थायी विधियां 2 हैं, पुरुष की नसबंदी यानी कि वैसेक्टोमी और महिला की नसबंदी यानी कि ट्यूबेक्टोमी। तो ये आप अपनी कॉपी पर दोनों ही परिवार नियोजन की स्थायी विधियों को फेयर करना और साथ में दोनों के चित्र भी अब बनाना, इससे आप आसानी से समझ पा रहे हैं, समझ पाएंगे चित्र के माध्यम से। और आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर चल रहा था वो भी समाप्त होता है। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको नया चैप्टर लेकर के आएंगे नई टॉपिक के साथ।